आपको कराने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में करिकुलम पेडागोजी इवैल्यूएशन की वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में जो है आप करिकुलम पेडागोजी की सारी यूनिट को शॉर्ट में समझोगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है सारी यूनिट को वन बाय वन करके पढ़े। आप इस पूरी वीडियो में पूरी करिकुलम पेडागोजी को समझ पाओगे। इसके अलावा अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे अपनी बुक की, पतली सी बुक है आपकी करिकुलम पेडागोजी की, उसकी रीडिंग लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आप जो है पास कर लेंगे। आइए समझते हैं यूनिट 1 को। यूनिट 1 में बेसिकली सबसे पहले है करिकुलम। इस यूनिट से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि करिकुलम क्या है, उसका रोल बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, ये सब आपसे पूछेगा। तो करिकुलम क्या है? एक लैटिन वर्ड से निकला है जो कौन सा है, कुरूरे, जिसका मतलब क्या होता है, टू रन और रेस। अब ये रेस वो वाली रेस नहीं है, ये रन और रेस वो वाला रन और रेस है कि जो हर्डल्स आ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं उसे ओवरकम करके आप पढ़ सके, वो क्या है, करिकुलम। ठीक है, और करिकुलम को आप ऐसे ही डिफाइन कर दोगे। अब आपको मैं एक फेमस डेफिनेशन बता देती हूँ करिकुलम की, जो अगर आप जो है अपने पेपर में लिख के आएंगे तो आपका पेपर जो है, आपका आंसर जो है इफेक्टिव होगा। तो ये डेफिनेशन दी है वॉल्टर ने। करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस which are utilized by the school to attain the aims of education। छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी लाइन है, आप जरूर लिख के आएंगे पेपर में। अब इसके बाद आता है करिकुलम वर्सेस सिलेबस। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम वास्ट है और सिलेबस जो है करिकुलम का ही एक पार्ट है। ठीक है, और करिकुलम क्या है, होल, सब चीजों को कवर करता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई की चीजों को भी कवर करता है, एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गई, वो सब करिकुलम कवर करता है। लेकिन सिलेबस क्या है, स्पेसिफिक कंटेंट को कवर करता है, बेसिकली टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होता है सिलेबस। ठीक है, और करिकुलम होता है लॉन्ग टर्म होता है, सिलेबस आपका शॉर्ट टर्म होता है। करिकुलम लेस फ्लेक्सिबल होता है और सिलेबस आपका मोर फ्लेक्सिबल। मैंने आपको डिफरेंशिएट करने का पहले भी तरीका बताया है कि आप जो है जिन दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनके बीच में आप एक पॉजिटिव मार्क कर लीजिए और एक नेगेटिव मार्क कर लीजिए। सारे पॉइंट्स इसके नेगेटिव डालिए और इसके पॉजिटिव, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर डालिए जो कि इसका नेगेटिव हो और इसका पॉजिटिव हो। ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का, समझने का। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है रोल ऑफ करिकुलम इन लर्निंग। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो बेसिकली आप जो है ये पॉइंट टू पॉइंट आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव करिकुलम में आप एक्सप्लेन कर दोगे इजीली कि ऑब्जेक्टिव, कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव पहले होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड, किस मेथड से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, फिर हमने जो पढ़ा लिया उसका इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो भी करिकुलम बताता है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो पढ़ने के दौरान बच्चों को मिले हैं, ठीक है, उनका असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी क्या करिकुलम हेल्प करता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की फिजिकल, सोशल, इमोशनल, साइकोमोटर, ठीक है, कॉग्निटिव, सारी डेवलपमेंट जो है करिकुलम की हेल्प से होता है। तो ये है करिकुलम का रोल। आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है, जो बच्चों को प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इनके यूजेस आपको बतानी है, या इंपॉर्टेंस कह लो या नीड कह लो। ठीक है, तो आप टीचर को क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूजेस है, और स्टूडेंट को क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूजेस है। तो पहले हम टीचर के बारे में पढ़ते हैं। टीचर का क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटेरियल से टीचर को भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो है एक्यूरेट एग्जाम्पल दे सके बच्चों को, उसमें हेल्प होता है। ठीक है, हेल्प्स इन प्लानिंग लेसन, टीचर जो है लेसन प्लान डेवलप करती है, पढ़ाने से पहले, अपना लेसन डिलीवर करने से पहले उसमें हेल्प करती है टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटेरियल। ठीक है, हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, जो टीचर क्लास में एक्टिविटी करवाती है उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। गाइडेंस है और रिलेवेंसी है। ठीक है, टीचर को भी गाइडेंस की जरूरत है। टीचर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन उसको भी गाइडेंस की जरूरत है, जो कि टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटेरियल देता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टूडेंट को क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूजेस है। सोर्स ऑफ नॉलेज है, टेक्स्ट बुक क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, रिवीजन। अब टेक्स्ट बुक क्या है, एक बुक में आपको बहुत सारे आपके कंसेप्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, आप उसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। सेल्फ स्टडी, बच्चा खुद पढ़ने की हैबिट उसको आएगी। एक्सरसाइज प्रॉब्लम, अब टेक्स्ट बुक में आप देखते होगे हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चा जो है उन चैप्टर को करने के बाद उन क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करेगा तो उसकी प्रैक्टिस होगी। सेविंग टाइम एंड एनर्जी, अब बच्चे को कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो वो बुक उठाकर देख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उसको अदर सोर्स के पास। अब इस यूनिट में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपने पढ़ा होगा,
होगा सीटेट में भी, ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका थर्ड एनसीएफ है, पहले आपका 1986 में आया, 2000 में आया, 2005 में आया, तो ये थर्ड है। इसके बाद अभी तक कोई दूसरा एनसीएफ नहीं बना है, ठीक है। अब आपके पेपर में पूछेगा तो एनसीएफ की पहले आप ये लिख दोगे कि हाँ ये थर्ड है, आप इनके बारे में लिख दोगे कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या है, करिकुलम के लिए कुछ कंसेप्ट्स को और कुछ जो है अजम्पशंस को, वैल्यूज को ले डाउन किया जाता है, जिससे जो है एप्लीकेशन जो है वो इजीली हो सके। तो आप एक दो नहीं 4-5 लाइन का पैराग्राफ में इसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप पेपर में आपको पूछेगा तो मेन फीचर्स पूछेगा, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप ये 4 पार्ट में लिखोगे प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में क्या रिकमेंडेशन थी एनसीएफ की कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को इम्प्लीकेट किया जाए, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में यानी बच्चा जो है प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स पे फोकस किया जाए। उसके बाद रिकमेंडेशन रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट, इसमें आप क्या है, आप इसके भी सब हेड्स लिखोगे, इस हेड के भी, कि लैंग्वेज में एनसीएफ का क्या रोल था, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। यहाँ पे आप जरूर लिखोगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि कोठारी कमीशन ने कहा, उसके सजेशन के बेस पर बना था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। फिर मैथ्स में क्या कहती है एनसीएफ कि लर्निंग बाय डूइंग से हो, साइंस में क्या कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, सोशल स्टडीज में क्या है कि वही जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, लर्निंग बाय डूइंग हो। अब स्कूल इथोस में बेसिकली क्या आएगा कि स्कूल के जो एथिक्स है, बेसिकली स्कूल जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करता हुआ होना चाहिए, और लर्निंग रिसोर्सेज है जो एप्रोप्रिएट होने चाहिए बच्चे के लिए। अब सिस्टमैटिक रिफॉर्म में, रिफॉर्म कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन में रिफॉर्म आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए और बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो। अच्छा, एक बात और लिख लेंगे आप इसमें, एनसीएफ 2005 का मेन पर्पस क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन और लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म में आप सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में लिखोगे कि वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप टीचर एजुकेशन भी सिस्टमैटिक रिफॉर्म में आएगा कि एक टीचर को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस टीचर को मिलनी चाहिए, ठीक है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का रोल करेगा, तो आप इसमें 2 पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनेशन और आपका ये। अब हम करते हैं यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 बेसिकली आपकी पेडागोजी पे और मैगजीन्स पे, प्रिंसिपल्स पे, इस पे बेस्ड है। आइए समझते हैं पेडागोजी बेसिकली क्या है। पेडागोजी है साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी एक साइंस ऑफ टीचिंग है, ठीक है, और ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। पेडागोजी क्या है, बिहेवियर में जो चेंज लाने का काम करती है, कौन करती है, पेडागोजी काम करती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो। बिहेवियर जो है, जो बिहेवियर एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं पे आप जा रहे हैं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं, तो आप दुख मनाने लगे, वो आपका रॉन्ग बिहेवियर है। या किसी के फ्यूनरल पर जा रहे हैं तो वहां आप बैंड बाजे से नाचने लगे, तो वो भी एक रॉन्ग बिहेवियर है। तो एक डिजायरेबल चेंज, जो चेंज जरूरी है आपके बिहेवियर में, वो लाने का काम कौन करता है, पेडागोजी। अब हम इसके प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। पेपर में आपसे पूछेगा तो आप ऐसे यूटिलिटी ऐसे लिख के नहीं छोड़ देंगे, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो है सिर्फ आपने पढ़ के नहीं छोड़ दिया, आपने अपनी रियल लाइफ में भी इंप्लाई करा उसको, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपकी, ठीक है, टीचिंग में भी और लर्निंग में भी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। टीचर जो है बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से पढ़ाने से सीखे और बच्चा जो है पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक करना सीखे, वो ये प्रिंसिपल कहता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टीचर जो है अपना लेसन डिलीवर करने से पहले उसको प्लान कर ले, ठीक है। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग दोनों प्रोसेस जो है क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। अब हम मैगजीन्स ऑफ टीचिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स क्या है, बेसिकली सबसे पहला तो सिंपल टू कम्प्लेक्स। आप सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, सिंपल चीज सिखाएंगे, फिर उसे कम्प्लेक्स चीज सिखाएंगे। एग्जाम्पल टू रूल, पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, फिर उसको रूल, ये बेसिकली एग्जाम्पल टू रूल आप मैथ्स में रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले आप बच्चे को मूर्त चीजें, यानी कि जो चीज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये डस्टर है, आप पहले तो बच्चे को अगर आपको मैथ्स पढ़ानी है तो आप डस्टर दिखाओगे बच्चे को, ठीक है, और कहोगे इसकी शेप बताओ। फिर धीरे धीरे क्या है कि बच्चा क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट उसको सोचने लगेगा। आपने डस्टर बोला तो वो शेप के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अननोन टू नोन, पहले बच्चे को वो पढ़ाओ जो बच्चा जानता है, ठीक है, वही पास्ट एक्सपीरियंसेस।
फिर वो पढ़ाओ जो बच्चा नहीं जानता। ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पर्टिकुलर टू जर्नल, पहले आप बच्चे को पर्टिकुलर चीजें कराओगे फिर आप जर्नल पर आओगे, ठीक है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, कोरिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। मैं सारे पार्ट आपको इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, कोई भी पार्ट इसमें अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला क्या है, कोरिलेशन ऑफ टीचिंग विद एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट। अब टीचर क्या है, कोरिलेट करके बच्चों की जो एक्टिविटीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रही है, बोर हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे कोरिलेट कर सके, उससे रिलेट कर सके, ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब करिकुलम में क्या है कि डिफरेंट बच्चे जो है सारे सब्जेक्ट का कोरिलेट करके पढ़ सके, जैसे मैथ्स को साइंस से, ठीक है, एसएसटी को आर्ट से, ऐसे बेसिकली कोरिलेट करके बच्चे पढ़ सके। उसके बाद है कोरिलेशन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट। अब ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे साइंस है, साइंस की ब्रांच क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब है। एसएसटी की ब्रांच क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। तो उनसे रिलेट करके उन्हें कोरिलेट करके पढ़े, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कोरिलेशन ऑफ एक्टिविटी, फिर कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, फिर कोरिलेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, स्ट्रेटजिया, ठीक है, जिसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है, प्लान इन अ स्पेसिफिक वे। अगर हम किसी चीज का प्लान बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं पहले से, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेटजी, ठीक है। टोटल आपके सिलेबस में यूनिट में आपकी टोटल 4 आपकी स्ट्रेटजी है, लेक्चर स्ट्रेटजी, डिस्कशन स्ट्रेटजी, डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। बेसिकली आपसे सीधे सीधे तो नहीं पूछेगा, या तो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देगा या स्टेटमेंट बेस्ड इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसका मीनिंग और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता हो उतना ही मोर देन इनफ है। तो लेक्चर स्ट्रेटजी क्या है, आइडियलिज्म के ऊपर बेस्ड होता है और एक ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि टीचर जो है सेंटर पे होती है और टीचर जो है लेक्चर देती है और बच्चे जो है सिर्फ लिसनर का काम करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस सुन लेते हैं। सबसे पहला तो क्या है, बड़ी क्लासरूम में हेल्पफुल होता है, लार्ज हायर लेवल क्लासेस में हेल्पफुल होता है, चीप मीन होता है, यानी कि एक चीपेस्ट वे होता है एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिकल होता है इन द टर्म्स। उसके बाद क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ठीक है, टीचर बताती है और बच्चे क्या है सुनते हैं, तो बेसिकली ये इसका सीक्वेंस होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चों का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा क्या है, बच्चों के लिए क्या है, स्पून फीडिंग है। पहला तो आप लिखोगे कि क्या है, वन वे, दूसरा आप लिखोगे स्पून फीडिंग, बच्चों के लिए क्या हो रही है, स्पून फीडिंग हो रही है और बच्चों का जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, चाइल्ड सेंटर्डनेस नहीं है। अब हम डिस्कशन स्ट्रेटजी पर आते हैं। डिस्कशन स्ट्रेटजी, डिस्कशन बेसिकली कोई दो लोगों में भी हो सकता है और किसी ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो डिस्कशन क्या है, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल और बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। पहला एडवांटेजेस क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जो भी पार्ट ले रहा है वो एक्टिव है। दूसरा पॉइंट आता है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है बच्चे में। तीसरा पॉइंट आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। 3 पॉइंट आप कर लोगे उतना मोर देन इनफ है। अब डिमेरिट्स पढ़ते हैं इसके। डिमेरिट क्या है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हैं तो उस वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, कई बार क्या है, डिस्कशन आउट ऑफ ट्रैक चला जा सकता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे वही आता है कि ग्रुप मेंबर में क्लैश हो सकता है, ग्रुप में ही आपस में लड़ाई हो जाए या क्लैश हो जाए, या जो एक्टिव मेंबर्स हैं सिर्फ वही बोलते रह जाए, जिनको मेन एम है कि वो बच्चे बोले, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो बच्चे बैठे ही रह जाए, ठीक है। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट में ये बेसिकली होता है, इसमें क्या होता है, टीचर जो है प्रैक्टिकल करती है और बच्चे जो है उसको देखते हैं, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये भी टीचर सेंटर्ड है, लेकिन लेक्चर मेथड से ज्यादा इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ये जो है बेसिकली वही मैंने जो आपको बताया कि साइंस में यूज होता है। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एक तो क्या है, ये लर्निंग बाय डूइंग होता है, ठीक है। उसके बाद टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। लार्ज क्लासेस में, हायर लेवल क्लासेस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो क्लास बड़ी है, जिस क्लास का साइज बड़ा है उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये इसके पॉइंट हो गए। अब डीमेरिट इसके क्या क्या है कि हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता,
ठीक है, इस मेथड से हर सब्जेक्ट, इस स्ट्रेटजी से हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरा क्या है, प्रोफेशनल टीचर चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने ही गलत डेमोस्ट्रेट कर दिया तो बच्चे तो गलत करेंगे ही। उसके बाद क्या है, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लो कॉस्ट नहीं होता है। अब हम एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रेटजी भी डेमोस्ट्रेशन की तरह है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड थी, ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है और इसमें बेसिकली सर्वे या रिसर्च बेस्ड ही होता है। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि एक साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, और मैगजीन्स, दूसरा पॉइंट है कि मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि नॉलेज का सोर्स होता है। ये बच्चे खुद करके सीखते हैं तो नॉलेज का सोर्स तो होगा ही, ठीक है, और प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है। अब इसके लिमिटेशन भी क्या है, वही, एक तो एक्सपेंसिव हो सकता है, उसके बाद क्या है, उतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती बच्चों की, कि कुछ बच्चे आगे रहेंगे एक्सपेरिमेंटेशन में भी और कुछ बच्चे जो है इंट्रोवर्ट है तो वो पीछे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें भी प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है और इसमें पार्शियल यूजेबिलिटी होती है और टू मच एक्सपेक्टेशन फॉर प्यूपिल होता है। कई बार जो है बच्चे कर ही नहीं पाते, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा है और बच्चे उतना नहीं कर पाते, तो ये इसके डिसएडवांटेज का लास्ट सब टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, एनसीएफ 2005। अब आप ये राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे तो बेसिकली ये क्या है, आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बेसिकली क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो बिटवीन द एज ऑफ 6 years to 14 years, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक मुहिम चलाई गई थी सरकार के द्वारा। तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या है, करिकुलम से रिलेटेड सबसे पहला क्या है, मटेरियल फैसिलिटीज, बच्चों को जो है मटेरियल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके बाद है सेकंड नंबर पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वही कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए क्या है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, करिकुलम जो है रिजिड नहीं होना चाहिए, करिकुलम क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर है टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए और टीचर जो है पहले ही उसको डिसाइड करेगी। ये सारे पॉइंट आप लिख के एक्सप्लेन करेंगे, इसको बेशक से 4-5 लाइन में कीजिए, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है बच्चे के अराउंड क्या रखेंगे, फ्रेंडली रखेंगे। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ पनिशमेंट, आरटीई एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ पनिशमेंट कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि जिसे बच्चों को, आजकल तो नहीं होता है, बच्चों को क्या करा जाए, डंडे से बहुत मारा जाता था, बच्चों को इतना मारा जाता था कि बच्चे जो है कई बार बीमार पड़ जाया करते थे और ये इलीगल है आप टीचर्स के लिए, ठीक है। एज अ टीचर कॉर्पोरल पनिशमेंट आप बिल्कुल भी कभी भी बच्चे को नहीं देंगे, तो उसका प्रोहिबिशन किसके अंडर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर है, ठीक है। टेक्स्ट बुक मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड करा जाएगा फ्री और कंपलसरी, ठीक है। एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो टेक्निक से जो टीचर लेगा वो एप्रोप्रिएट होगा, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं करते हैं। यूनिट 3 में हम इसमें है आपका पेडागोजिकल अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। यूनिट 2 में आपने पेडागोजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब सबसे पहला है इसका कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपका, एक तो लेव वाइगोट्स्की और जीन पियाजे तो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बात करा था, अपनी थ्योरीज में मेंशन करा था इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, कंस्ट्रक्टिंग न्यू आइडियाज, जब बच्चा नए आइडियाज कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, और क्या है, जब अपना इनोवेटिवली और क्रिएटिवली सोचता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, तब उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें क्या है कि बच्चों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तीसरा क्या है, डिस्कवरी होती है। चौथा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। बच्चा एक होता है छोटा सा साइंटिस्ट होता है जो कि खोज में लगा रहता है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, क्योंकि उसको अभी हर चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो तब बच्चा जो है एक डिस्कवरर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं डिस्कवरी मेथड के बारे में। डिस्कवरी क्या होता है, बेसिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स। जब आप फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी बारे में जब गैदर करते हैं बच्चे, वो होता है डिस्कवरी, ठीक है। अब इसके कुछ हम मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, एक तो क्या है, नॉलेज बढ़ती है, दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तीसरा बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं,
चौथा एक साइकोलॉजिकल मेथड है। बहुत छोटे छोटे मैं आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में ये एज इट इज नहीं आएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि एक्स वाई कोई एक टीचर है और वो ऐसे पढ़ा रही है, बताओ कौन से मेथड से पढ़ा रही है, उसको एक्सप्लेन करो। तो कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ा रही है तो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको पॉइंट्स दिमाग में क्लियर, इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन क्या है कि सारे बच्चों के लिए नहीं एप्लीकेबल है डिस्कवरी मेथड। उसके अलावा क्या है, टीचर्स के ऊपर बर्डन होता है, टीचर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है और बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं इंक्वायरी मेथड पे। डिस्कवरी मेथड जैसा ही है लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इसमें क्या है, गैदरिंग नॉलेज, और इसमें एक्विजिशन, उस नॉलेज को एक्विजाइज करना यानी पढ़ना समझना कंज्यूम करना, ठीक है। इंक्वायरी मेथड बेसिकली होता है, ठीक है। अब इंक्वायरी मेथड के कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एक साइकोलॉजिकल मेथड है, लॉजिकल मेथड है बेसिकली, और क्या है, स्किल्स डेवलप करता है, एटीट्यूड डेवलप करता है, एक्वायर करता है नॉलेज, और डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होता है। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसके, कि वही जो इसके हैं कि हर बच्चा नहीं कर सकता है, टीचर के ऊपर बर्डन है, ठीक है, टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर है। अब आते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में आप एक नाम जरूर लिखेंगे, किलपैट्रिक, ठीक है। उन्होंने बोला था प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। किलपैट्रिक ने कहा था प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि वही साइकोलॉजिकली साउंड है, अच्छा है, अप्लाइड अप्रोच है। उसके तीसरे नंबर पे आता है कि फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है मैनुअल वर्क को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब डिमेरिट्स क्या है इसके, कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की जो है एक्सपेंसिव हो सकता है ये मेथड। उसके बाद दूसरे नंबर पे कि टीचर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। फिर आता है कि बर्डन हो सकता है टीचर पे, और जरूरी नहीं कि लर्निंग जो है एडुकेट हो। अब आते हैं एक्टिविटी मेथड पे। एक्टिविटी मेथड बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी मेथड जो होता है लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन। इसमें बच्चे जो हैं एक्टिविटी यानी करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और इस अप्रोच पे एनसीएफ एनईपी सबने इस पे मेन फोकस करा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस है, सबसे पहला तो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। ये हो गए आपके पेडागोजिकल अप्रोचेस। हम आते हैं हम इस चैप्टर के आगे इसके पार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले है इसमें पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, अपने ट्यूटर देखा है, ट्यूटर क्या होता है, पहले बचपन में क्या होता था, कई बार होम ट्यूशन होती थी, घर पे ट्यूटर पढ़ाने आता था या आप पढ़ने जाते थे ट्यूशन में। तो ट्यूटर क्या होता है, क्या है बेसिकली यहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग क्या है बेसिकली, कि कोई भी हमारा चाहे वो साथी हो, ठीक है, या हमसे एक्सपीरियंस में ज्यादा हो या हमसे एक्सपीरियंस में कम हो, ठीक है, वो हमें कुछ किसी कंसेप्ट के बारे में समझाए पढ़ाए, ठीक है। अब आपने देखा होगा एग्जाम से पहले आपके जो दोस्त हैं आपको बोलते हैं कि चल 5 मिनट में क्विक रिवीजन, एक टॉपिक आपको पूरा समझा देता है आपका दोस्त कोई, ठीक है। तो वो क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। वो ये कंसेप्ट जो है लेव वाइगोट्स्की, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिया था, और ये किसके अंडर दिया था, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने सीटेट में पढ़ा होगा, अगर आपने सीटेट के बारे में पढ़ा होगा तो, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग बेसिकली क्या होती है, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन दूसरे को जो है नॉलेज देता है, वो आपकी पीयर ट्यूटरिंग होती है। अब पीयर ट्यूटरिंग के कुछ आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिले इंस्ट्रक्शन मिल रही है। दूसरे पे आता है गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एडवांटेजेस इन बोथ वेज। अब जैसे एग्जाम से पहले आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट है, चलिए मैंने क्विक रिवीजन 1-2 लाइन में उसने बता दी, तो उसकी भी रिवीजन हुई और आपको भी समझ में आया, तो बोथ वेज में एडवांटेज तो है ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बच्चे आपस में सीखेंगे तो सिखाने वाला भी सीखेगा और समझने वाला भी सीखेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली क्या होती है, जब आप एक्सपीरियंस लेके समझते हो उस चीज को, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अगर कोई चीज पे मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर विश्वास कब करूंगी, जब मुझे उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा और मैं अच्छे से उस चीज को समझ पाऊंगी, तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, बच्चा जो है करके सीखता है, ठीक है। उसके बाद है टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर, जो करने वाला है उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है,
ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके बाद क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का इंटीग्रेशन किसमें होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार आज के टाइम पे लर्निंग क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे जो है इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो लर्निंग को जॉयफुल बनाना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसी लर्निंग करा रहे हो जिसमें बच्चा जो है प्लेजर फाइंड कर रहा है इन लर्निंग में, ठीक है। चाइल्ड फाइंड्स द प्लेजर इन द लर्निंग, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, चाइल्ड फाइंड द प्लेजर इन द लर्निंग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो या नीड कह लो, क्या है कि एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। तीसरा, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। चौथा, बच्चा का जो टीचिंग लर्निंग एड है उससे जो है बच्चा सीखता है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, बच्चा जो है स्टेबिलिटी इन लर्निंग आती है इसमें। बच्चा जो है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, आपको काफी टाइम बाद भी उसकी मेमोरी रहेगी कि हाँ ये मैंने देखा था, तो क्या है कि स्टेबिलिटी रहेगी अगर वो ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से वो होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग क्या होती है, जब एक सब्जेक्ट मतलब एक कंटेंट एरिया, ठीक है, अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जा सके, ठीक है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हो, जीके का सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ाता है, या एसएसटी मान लो फॉर एग्जांपल, एसएसटी की ब्रांचेज है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो अलग अलग टीचर को। 4 के बारे में, यूनिट नंबर 4 में क्या है, बेसिकली इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ऊपर बेस करा गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 4 टर्म्स है, बच्चे इनमें कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आप इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पेपर में अगर पूछ भी लिया जाएगा तो, ठीक है। ये सारे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक, ठीक है, पूछा जा सकता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन दैट एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरे मार्क्स इतने परसेंट आए हैं, मेरे मार्क्स इतने 500 में से इतने आए, तो वो क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है, जो क्वांटिटेटिवली हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिटेटिवली, ठीक है। अब इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन क्या है, रिकॉर्डिंग स्कॉलर एंड को स्कॉलर एरियाज और एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें सिर्फ एकेडमिक चीजें नहीं आएंगी, यानी स्कॉलर और चीजें नहीं आएंगी, को स्कॉलर यानी कि एक्टिविटीज जो करी है, जैसे किसी चीज में पार्टिसिपेशन हो गया, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो गया, उसका असेसमेंट, ठीक है, उसको मापना भी क्या है, इवैल्यूएशन होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉलर एंड को स्कॉलर, ठीक है। अब हम असेसमेंट पढ़ते हैं। असेसमेंट क्या होता है, उस चीज का असेसमेंट जो बच्चा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम में अपना अचीव करता है, या क्या है उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम में बच्चा जो अचीव करता है वो क्या है, उसकी असेसमेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या है, एक टेस्ट होता है जो बच्चे का लिया जाता है आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कि टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपका सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर पेपर में आपको ये पूछा जाता है तो आप जो है इसकी डिफाइन है ब्रेक कर करके लिखेंगे। पहले आप कॉन्टिन्यूअस का मतलब लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंसिस्टेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्कॉलर एक्टिविटीज एंड को स्कॉलर एक्टिविटीज। स्कॉलर एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो कि विद इन द स्कूल होती है, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, किताबी जो आप ज्ञान ले रहे हो, वो सब क्या है आपका स्कॉलर एक्टिविटीज। और को स्कॉलर एक्टिविटीज क्या है कि आप गेम्स कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट हो गया, ठीक है, या कोई आप मैथमेटिकल क्विज में जा रहे हो, ठीक है, वो को स्कॉलर हो गया। इवैल्यूएशन का मतलब होता है ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ द चाइल्ड के अचीवमेंट और परफॉर्मेंस का कैलकुलेशन। तो आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और अगर पेपर में पूछा जाएगा तो बेसिकली इसके आपको फीचर्स पूछ लिए जा सकते हैं कि मेन फीचर्स क्या है। एक तो क्या है, वैलिडिटी इससे रहती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है आपका कोई भी आप उद्देश्य बना रहे हो पढ़ाने के लिए बच्चों को, जो टीचर सेट करती है, ठीक है, या किसी क्लास का बच्चा होता है वो उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो उसको फुलफिल करने होते हैं विद इन द ईयर, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी की रिजिडनेस ना हो, फ्लेक्सिबल हो। प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकलिबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि ना सिर्फ उसको बुक्स तक सीमित रखकर आप अपनी रियल लाइफ में भी उसका इम्प्लीकेशन कर रहे हो, तो वो है आपकी प्रैक्टिकल। इसी यूनिट में यूजेस ऑफ टेस्ट के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में। पहले हम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेशन समझते हैं।
तो कोई भी क्वेश्चन पेपर एज ए टीचर आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे, क्वेश्चन पेपर बनाओगे बच्चों के लिए, तो वो जो है एक पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है उस क्वेश्चन पेपर के, क्या कंटेंट एरिया को कवर करे है। उसके बाद है सिलेबस, जो आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे, जो क्वेश्चन होंगे वो सिलेबस के अंदर होने चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने चाहिए। उसके बाद है टाइम, क्वेश्चंस इतने लेंथी नहीं बनाने हैं, ठीक है, आपको कि वो टाइम बाउंडेड मतलब रहे ही ना, कि आपने क्वेश्चन पेपर दिया बच्चे 4 घंटे में भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या आपने इतना शॉर्ट पेपर दिया बच्चों ने 1 घंटे में कर लिया, ठीक है। उसके बाद है ब्लूप्रिंट, आप क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट एरिया, कौन सा कंटेंट एरिया कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद है मार्क्स अलॉटमेंट, उसके बाद आप मार्क्स अलॉटमेंट जो आप क्वेश्चन पेपर में करोगे, अब जैसे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें डालोगे, ठीक है, तो आप एमसीक्यू डालोगे अगर आपने क्वेश्चन पेपर में, तो आप एक एमसीक्यू को 10 मार्क्स का थोड़ी रखोगे, उसको तो 1 मार्क्स का ही रखोगे। तो मार्क्स की अलॉटमेंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आते हैं यूजेस ऑफ टेस्ट पे। टेस्ट के क्या यूजेस है, सबसे पहला तो रेमीडियल टीचिंग। एक तो टेस्ट ले लिया आपने, ठीक है, आपको पता चल गया कि बच्चे की गलतियां कहाँ पे, आपने डायग्नोज कर लिया, ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप दवाई लेते हो, ठीक है, तो डॉक्टर पहले आपको चेक करता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको दवाई देता है। तो रेमीडियल टीचिंग इज लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, आप टेस्ट लोगे तभी तो पता चलेगा कि इस बच्चे की क्या जरूरत है, ठीक है। उसके बाद है हेल्प्स इन मेथड ऑफ टीचिंग, अगर बच्चा जो है इस मेथड ऑफ टीचिंग से नहीं समझ रहा है तो टीचर जो है अपना मेथड चेंज करेगा। और उसके बाद इंप्रूविंग कंडीशन, एनवायरनमेंट की, स्कूल की और पढ़ाई की यानी स्ट्रेटेजी की जो कंडीशन है उसको चेंज करने में हेल्प करेगा। नोइंग द पोटेंशियल, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका पोटेंशियल। हम एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ेंगे, स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल जो है कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, जो कि क्या हेल्प करता है स्कूल को, कोई भी चीज उन्हें अगर जाननी होती है तो उसको जानने में जो है हेल्प करता है। तो स्कूल रिकॉर्ड बेसिकली, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है और हर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना उसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। अब इसमें आप 3 टाइप के, इस यूनिट में 3 टाइप के स्कूल रिकॉर्ड्स पढ़ोगे। सबसे पहला आता है आपका स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होती है, बेसिकली आपकी प्रोफाइल, एक स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल यानी स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट की कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, या कुछ उसकी पास्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसी में आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बेसिकली स्कूल रखता है टोटल नंबर ऑफ कितने एडमिशन हुए, ठीक है, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, वो सब उसका रिकॉर्ड रखता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब एनके डॉटर रिकॉर्ड, ये छोटे छोटे टॉपिक है, अगर पेपर में पूछेंगे तो आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लेगा, ठीक है। एनके डॉटर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो एनके डॉटर रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली अ सिंगल एपिसोड हैपेंड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, अ सिंगल एपिसोड हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, वो एनके डॉटर रिकॉर्ड होता है। एक एपिसोड, कुछ घटना घटी है किसी भी बच्चे के जीवन में, तो वो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, एनके डॉटर रिकॉर्ड। इससे हमें बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर पता चलता है बच्चे का। उसके बाद हम पढ़ती है टीचर्स डायरी के बारे में। ये डायरी टीचर्स की होती है, टीचर की रिकॉर्ड के लिए होती है। इसमें टीचर जो है प्लानिंग करती है कि उसको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, और अदर चीजें वो उसमें समझेंगे। यूनिट नंबर 5 में एक्शन रिसर्च के बारे में, बहुत छोटी सी यूनिट है। एक्शन रिसर्च पर एक ही क्वेश्चन बनेगा बेसिकली अबाउट एक्शन रिसर्च या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको लिखना आंसर इसी फॉर्मेट में। सबसे पहले आप एक्शन रिसर्च को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन लिखेंगे, तो वो क्या है, एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पढ़ने का, उसको स्टडी करने का, उसका सोल्यूशन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो एक्शन रिसर्च होता है। अब कोरे ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, वो आप लिख लेंगे, पेपर में भी लिख कर आएंगे, इसका आंसर जो है आपका इफेक्टिव होगा और मार्क्स जरूर मिलेंगे। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस फॉर स्टडीइंग प्रॉब्लम्स बाय प्रैक्टिशनर्स साइंटिफिकली टू टेक डिसीजंस फॉर इम्प्रूविंग देयर करंट प्रैक्टिसेस। ये डेफिनेशन जो है कोरे ने दी है, ठीक है। और अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। तो एक्शन रिसर्च का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक्शन रिसर्च जो है सिस्टमैटिक है, ठीक है। और सेकंड है इसका कि ह्यूमन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। थर्ड पॉइंट है इसका कि क्लियर विजन देती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों को एज वेल एज टीचर को हेल्प करती है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके
मेन पार्ट पर आते हैं, इसका प्रोसेस या स्टेप्स पर। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग या एक्शन, यहाँ पे हम फॉर्मुलेट करेंगे या प्लान डेवलप करेंगे उस एक्शन के लिए। हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, लास्ट में जाके इवैल्यूएट करेंगे। आपको ये नंबर टू नंबर स्टेप याद होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है और ये है आपका पूरा वन शॉट करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन में। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें और कम टाइम में आपको काफी ज्यादा नॉलेज कंज्यूम आपने करी होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा सब कंटेंट एरिया है इसमें तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगी। पर आई विल प्रेफर कि आप जो है कम टाइम जितना बचा आपके पेपर में, आप जो है वन शॉट वीडियो लीजिए और इसके साथ साथ आप बुक की रीडिंग जरूर लगाइए। आपकी करिकुलम की बुक बहुत पतली सी है, ठीक है। आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे, आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप आंसर जो है पेपर में बहुत अच्छा लिख के आएंगे, तभी आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। डीएलएड में जितना अच्छा आंसर का फॉर्मेट होगा उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की वन शॉट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एंड अगेन बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।